Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, today we are here with a very new chapter, chapter number 4, calcium homeostasis. Calcium homeostasis means regulation of calcium inside the body. ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर व्हाई यू आर डिस्कसिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन द एंडोक्राइनोलॉजी. ठीक है, याद रखें जो कैल्शियम रेगुलेट होता है इट इज कंप्लीटली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हार्मोन्स. यानी कुछ हार्मोन्स हैं जो इस कैल्शियम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. इसलिए हम इस कैल्शियम होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करें, ताकि इस जो हार्मोन इसको रेगुलेट कर रहे हैं उस हार्मोन को हम डिस्कस कर सकें. ठीक है, सो याद रखें द फर्स्ट थिंग अबाउट द कैल्शियम होम्योस्टेसिस कि कैल्शियम इज completely regulated by hormones. ठीक है, यानी कंप्लीटली कैल्शियम को कंप्लीटली कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन्स करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इस कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना है, कैल्शियम का नॉर्मल लेवल. सो नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज 8.7 to 10.2 mg per deciliter. ठीक है, यानी नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इज 8.7 to 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ये वो लेवल है जिसके लिए हम इस कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं. टू ऑब्टेन दिस लेवल विच इज अ नॉर्मल लेवल विच इज कंसिडर्ड इज अ नॉर्मल लेवल. ठीक है, यानी जो हमारे पास हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, इस कैल्शियम को 8.7 to 10.2 में रखते हैं. ठीक है, ना इससे ज्यादा होने देते हैं, ना इससे कम होने देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए कि ये जो कैल्शियम है इट इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स. कैल्शियम प्रेजेंट्स इन टू फॉर्म्स. एक को हम कहते हैं फ्री कैल्शियम, ठीक है, या आयनिक कैल्शियम. एक को हम क्या कहते हैं, फ्री कैल्शियम या आयनिक कैल्शियम, और दूसरे को हम कहते हैं बाउंड कैल्शियम. दूसरे को हम क्या कहते हैं, बाउंड कैल्शियम. अब फ्री कैल्शियम का मतलब क्या है आयनिक कैल्शियम का, याद रखें फ्री कैल्शियम जो है इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम. ये एक्टिव फॉर्म होता है, इट इज एक्टिव फॉर्म, और ये हमारे पास हेल्प्स इन ऑल एक्शंस, टू परफॉर्म ऑल एक्शंस. फ्री कैल्शियम जो है इट इज एक्टिव फॉर्म, और ये सारे एक्शंस को परफॉर्म करने में किसका हाथ होता है, फ्री कैल्शियम होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंट्रैक्शंस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, इसी तरह सेकंड मैसेंजर सिस्टम, सेकंड मैसेंजर कैपेसिटी, ये सारी चीजें जो है हमारे पास किसका है, फ्री कैल्शियम का है. और जो हमारे पास बाउंड कैल्शियम है इसके बारे में याद रखें इट इज इनएक्टिव फॉर्म. ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और ये बाउंड होता है बाय अ एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन ने इसको क्या किया होता है, बाउंड किया होता है. क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ वी हैव अ two factors which affect ratio of free and bound calcium. यानी हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फ्री कैल्शियम का और बाउंड कैल्शियम का रेशो जो है उसको इफेक्ट करता है. ठीक है, व्हाट आर दीज फैक्टर्स, याद रखिए नंबर 1 पीएच. पीएच जो है ये हमारे पास क्या करता है, इस रेशो को इफेक्ट करता है. और दूसरा है हमारे पास सीरम एल्ब्यूमिन लेवल. सीरम एल्ब्यूमिन, यानी ये दोनों चीजें जो है हमारे पास क्या करते हैं, फ्री कैल्शियम एंड बाउंड कैल्शियम के रेशो को इफेक्ट करते हैं. अब देखिए जो हमारे पास बाउंड कैल्शियम है अगर हम इसकी बात करें, सो दिस कैल्शियम इज बाउंड बाय एल्ब्यूमिन. इट इज बाउंड बाय एल्ब्यूमिन, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज इन बिटवीन कैल्शियम एंड एल्ब्यूमिन. ओके, अब देखिए पीएच जो है, पीएच ऑफ द ब्लड कैसे इफेक्ट करता है इसको, पीएच ऑफ ब्लड ये कैसे इफेक्ट करता है. हम बात कर रहे हैं कि अगर इन केस नंबर 1
पीएच जो है इट इज डिक्रीजेस। अगर पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो डिक्रीज पीएच का मतलब क्या है कि देयर इज अ एसिडोसिस। डिक्रीज पीएच का मतलब होता है एसिडोसिस। अब जब एसिडोसिस है तो एसिडोसिस के अंदर आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी रेशो इंक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग एसिडोसिस देयर इज अ इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये हमारे पास कंपीट करता है विथ कैल्शियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कंपीट विथ कैल्शियम, और क्यों कंपीट करता है, टू गेट एल्ब्यूमिन क्लोजर टू इट। इसका मतलब यह है कि एक प्यारा सा लड़का है और उसके ऊपर दो लड़कियां जो है फिदा है। अब दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं कि इसको किसने लेना है। ठीक है, एक ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बंदा मेरा हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो हाइड्रोजन आयन है और कैल्शियम ये एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एसिडोसिस, एसिडोसिस के अंदर। ठीक है, जब एसिडोसिस होगा तब की बात कर रहा हूं। तो ड्यूरिंग एसिडोसिस हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम एक दूसरे के साथ कंपीट करता है टू गेट व्हाट, टू गेट एल्ब्यूमिन। और इस दौरान क्या हो जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये जीत जाता है और यहां पे हमारे पास जोड़ी बन जाती है हाइड्रोजन और एल्ब्यूमिन की। ठीक है, हाइड्रोजन और एल्ब्यूमिन की। अब जब इन दोनों की जोड़ी बन जाती है तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम इट रिमेन्स फ्री। इट रिमेन्स व्हाट, फ्री। तो जब कैल्शियम फ्री होता है तो इसका मतलब क्या है कि फ्री कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया ब्लड में। तो जब भी कभी भी ब्लड के अंदर हमारे पास कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, इट काज अ कंडीशन नोन एज काज हाइपरकैल्सीमिया। ये हमारे पास क्या करता है, ये कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। सो याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर कि एसिडोसिस काज हाइपरकैल्सीमिया। कैसे, लाइक दिस। ठीक है, नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड कंडीशन कि चलो पीएच इंक्रीज, डिक्रीज नहीं है, पीएच इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज पीएच है। तो जब कभी भी पीएच इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, अल्कलोसिस। इसका मतलब है अल्कालोसिस, अल्कलोसिस। ठीक है, इसका मतलब है अल्कलोसिस। और याद रखिए कि अल्कलोसिस ऑलवेज डू अपोजिट टू हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, यानी एसिडोसिस डिक्रीज पीएच, डिक्रीज पीएच काज हाइपरकैल्सीमिया, तो इंक्रीज पीएच विल काज व्हाट, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, सो इट विल काज हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइपोकैल्सीमिया है इसकी वजह से एक कंडीशन बनती है जिसको हम कहते हैं टिटैनी। ठीक है, टिटैनी कंडीशन बनता है, और ये टिटैनी जो है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। यहां तक समझ आ गई बात? Again I'm repeating, calcium is completely regulated by hormone. Normal calcium is 8.7 to 10.2 milligram per deciliter. Calcium present in two form, free form and bound form. Free form is an active form, bound form is inactive form. Active form helps in all action, inactive form is bound by albumin. ठीक है, दो फैक्टर्स है जो इस फ्री कैल्शियम और बाउंड कैल्शियम की रेशो को इफेक्ट करते हैं। पीएच, पीएच के अगर पीएच डिक्रीज है तो देयर विल बी हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज कैल्शियम लेवल, फ्री कैल्शियम लेवल, और इफ देयर इज डिक्रीज इन पीएच देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज लेवल ऑफ फ्री कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है, hypocalcemia causes a disease known as tetany, which is known as hypocalcemic tetany. Clear up to this? Very good. अब देखिए ये जो हमारे पास टेटनी है इसके बारे में याद रखिए, ये जो टेटनी है, टेटनी या टेटनी, ये हमारे पास कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्साइटेबिलिटी। यानी जब कभी भी टेटनी होती है किसी को तो उसमें क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है। ठीक है, कैसे, देखें जब कभी भी टेटनी होती है तो आई टोल्ड यू इट इज बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम, इट इज बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम लेवल। तो जब कभी लो कैल्शियम लेवल होता है इसकी वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंट ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंट ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स होते हैं इट काज एक्शन पोटेंशियल, फ्रीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल, और दिस फ्रीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल विल काज हाइपर एक्साइटेबिलिटी। अब
किसी को अगर इस एक्शन पोटेंशियल का नहीं पता तो जाए और जनरल फिजियोलॉजी के अंदर हमारा सेलुलर पोटेंशियल जो है वो चैप्टर देखे, तो ये चीज वहां पे हमने डिस्कस की है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 4 है सेलुलर पोटेंशियल्स, वहां पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो टेटनी इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। अब याद रखिए ये जो टेटनी है ये कब होगी? टेटनी विल बी हैपन्स व्हेन देयर इज 6 मिलीग्राम पर, सॉरी इधर कैल्शियम साथ लेके, टेटनी कब होगी? जब कैल्शियम लेवल हमारे पास 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। देखिए नॉर्मल लेवल कितना है? 8.7 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर 8.7 से कम हो जाता है तो इट इज हाइपोकैल्सीमिया, लेकिन अगर ये 6 तक आ जाता है देन इन 6 इट कॉज अ डिजीज नोन एज टेटानिया। क्लियर अप टू दिस? सो टेटानिया इज ऑलवेज व्हेन द कैल्शियम इज 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी किसी को टेटनी होती है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, ठीक है। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें एक दो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं दो साइंस होते हैं, ठीक है। एक साइन को हम कहते हैं स्वास्टिक साइन, ठीक है। स्वास्टिक साइन कहते हैं, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं ट्रोसियस साइन। अब देखिए व्हाट इज स्वास्टिक साइन। जब कभी भी हमारे पास किसी पेशेंट्स में आप क्या कर रहे हो, आपको लगता है कि दिस पेशेंट इज अ हाइपोकैल्सेमिक पेशेंट, ठीक है, और इस पेशेंट को क्या है? टेटनी है, तो हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर देखते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी। तो ऐसे पेशेंट्स में जब भी आप फेशियल नर्व को टच करते हो, जस्ट टच करते हो, देखिए नाउ आई एम जस्ट टचिंग माय फेशियल नर्व, इज देयर एनी एक्सप्रेशन ऑन द फेस? नो एक्सप्रेशन। लेकिन टेटनी पेशेंट्स के अंदर जब हम फेशियल नर्व को जस्ट मामूली टच करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो फेशियल मसल्स है वो हाइपर एक्साइटेबल होते हैं, तो उसमें हमारे पास इस तरह की मूवमेंट नजर आती है। जब हम उसको टच करते हैं तो द मूवमेंट ऑन द फेस इज लाइक, इस तरह की जो मूवमेंट होती है फेस के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्साइटेबिलिटी, और इस साइन को हम कहते हैं स्वास्टिक साइन, ठीक है। टचिंग द फेशियल नर्व, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स। Touching or tapping the facial nerve directly see twitching of facial muscle, ठीक है। तो इस साइन को हम कहते हैं स्वास्टिक साइन। जैसे हम टच करते हैं तो द फेशियल मसल्स बिकम ट्विच्ड, ओके। नाउ वी हैव अनदर वन नोन एज ट्रोसियस साइंस। तो ट्रोसियस साइंस के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट जो चीज है मेजर सिस्टोलिक बीपी। फर्स्ट हम क्या करते हैं? सिस्टोलिक बीपी मेजर करते हैं, ठीक है। जब हमें सिस्टोलिक बीपी का पता चल जाए हम क्या करते हैं? दूसरा, हम इंक्रीज प्रेशर अबव सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। जो सिस्टोलिक बीपी का फिगर आ जाए, फॉर एग्जांपल आई विल से कि इट इज 120, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी कितने हैं? 120। तो हम क्या करते हैं? इस 120 से प्रेशर थोड़ा बढ़ाते हैं, लाइक 140 तक लेके जाते हैं। जब हम इस प्रेशर को इंक्रीज करते हैं फिर क्या करते हैं? वेट फॉर 5 मिनट्स। हम 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। सिस्टोलिक बीपी से हम क्या करते हैं? बीपी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाए देन हम उसको छोड़ते हैं वहां पे। कितने टाइम के लिए? 5 मिनट के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स रिमेंबर देयर विल बी कार्पोपेडल स्पेजम। सी कार्पोपेडल स्पेजम। फॉर एग्जाम्पल my hand is like that, okay, I have a systolic BP like 120, उन्होंने प्रेशर इंक्रीज किया और स्टे फॉर 5 मिनट्स। जैसे हम 5 मिनट के लिए वेट करते हैं, सो सी हियर माय हैंड मूवमेंट्स विल बिकम लाइक दिस, ऑटोमेटिकली इट विल बी लाइक दिस। इसको हम कहते हैं कार्पोपेडल स्पेजम, और जो उंगलियों का मूवमेंट है वो भी लाइक इरेगुलर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रोसियस साइन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोसियस साइन कहते हैं। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। Okay, now remember that this calcium is regulated by certain hormones. Regulation of calcium, ठीक है। कैल्शियम
की रेगुलेशन के लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं 3 हार्मोन्स एंड 3 ऑर्गन मॉडल। ये हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है 3 हार्मोन्स एंड 3 ऑर्गन्स मॉडल। ये 3 हार्मोन्स एंड 3 ऑर्गन्स मॉडल जो है हमारे पास बॉडी के अंदर कैल्शियम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दीज 3 हार्मोन्स। 3 हार्मोन्स में हमारे पास आता है नंबर 1 पैराथॉर्मोन विच इज PTH, पैराथॉर्मोन हार्मोन। ठीक है, दूसरा इसमें आता है हमारे पास विटामिन डी, और तीसरा इसमें आता है हमारे पास कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन्स है जो हमारे पास मेनली क्या काम करते हैं, कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। इन तीनों के अंदर जो PTH है और विटामिन डी है, ये दोनों कैल्शियम की लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। याद रखिए, कैल्शियम रेगुलेशन में 3 हार्मोन मेनली काम करते हैं। एक है पैराथॉर्मोन, विटामिन डी एंड कैल्सिटोनिन। याद रखिए, पैराथॉर्मोन एंड विटामिन डी दे ऑलवेज इंक्रीज कैल्शियम, और जो कैल्सिटोनिन है इट ऑलवेज डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। क्लियर? नाउ व्हाट आर 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं? 3 ऑर्गन्स के अंदर याद रखें, सबसे पहला वी हैव अ बोन। ठीक है, बोन को हम बैंक ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं, बैंक ऑफ कैल्शियम। दूसरा हमारे पास है GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और तीसरा है हमारे पास किडनी। अब देखिए, कैल्शियम जो है जब कभी भी हमारे पास एक्सेसिव होता है तो इट इज स्टोर्ड इन द बोन। ये कब कहां पे स्टोर होता है? बोन में। आपके पास जब पैसे ज्यादा होते हैं तो आप पैसे कहां पे रखते हैं? बैंक में जमा करते हो कि नहीं करते? तो इस तरह कैल्शियम भी बैंक में जमा होता है, विच इज अ बोन। ठीक है, जब कभी हमें पैसों की जरूरत होती है हम बैंक से वापस ले लेते हैं, तो जब कभी हमें कैल्शियम की जरूरत होती है हम बोन से वापस लेते हैं। तो बोन इज अ बैंक ऑफ कैल्शियम। दूसरा, अगर हमारे पास कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है तो हम डाइट में भी कैल्शियम लेते हैं। तो डाइट में कैल्शियम जब हम लेते हैं तो हमारे पास GI ट्रैक से रीअब्जॉर्ब होता है कि नहीं? तो दूसरा हमारे पास है GIT। और तीसरा, जब हमारे पास बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे किडनी उसको क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। अगेन इट इज रेगुलेट, यानी अगर कम है तो किडनी इसको वापस रीअब्जॉर्ब करती है। सो किडनी इज द थर्ड ऑर्गन which helps in the regulation of calcium. ठीक है, so now we are coming to discuss these hormones one by one and these are the function of these hormones on these organs. ठीक है, okay guys, now we are coming to discuss the first hormone in the calcium homeostasis, which is parathormone. Which is PTH. Okay, याद रखिए, ये जो पैराथॉर्मोन है it is produced from chief cell of parathyroid gland. ये पैराथायराइड ग्लैंड के चीफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो हार्मोन है इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इसके अंदर टोटल 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब है प्रोटीन हार्मोन। इसके अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्लियर? दूसरा, याद रखिए, पैराथॉर्मोन जो है PTH ऑलवेज इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये क्या करते हैं? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था एक मॉडल 3 हार्मोन्स 3 ऑर्गन्स मॉडल। 3 हार्मोन्स में पहला जो हार्मोन था पैराथॉर्मोन। अब देखते हैं कि ये जो पैराथॉर्मोन है ये 3 ऑर्गन्स पे कैसे काम करता है। ठीक है, वहां से कैल्शियम को कैसे ये निकालता है, क्या काम करता है इन 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, सो लेट मी टेल यू अबाउट द एक्शंस ऑफ PTH। एक्शंस of PTH. First action of PTH will be on the bank of calcium which is bone. Let's see कि PTH का bone के ऊपर क्या एक्शन है। ठीक है, फर्स्टली याद रखें, बोन के अंदर हमारे पास 2 किस्म के सेल्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और एक को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। बोन के अंदर 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है,
ऑस्टियोब्लास्ट जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन, दे डू फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन फॉर्मेशन सेल्स। बोन फॉर्मेशन सेल, ठीक है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट है दे आर बोन रिजर्प्शन सेल, दे आर बोन रिजर्प्शन सेल्स, ठीक है। अब याद रखिए कि जो हमारे पास पीटीएच है, पैराथॉर्मोन है, इट ऑलवेज एक्ट ऑन रिसेप्टर। देखिए याद है आपको, एक चैप्टर हमने जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि ऑल द हार्मोन्स, जो वो चैप्टर का नाम था वो था सेलुलर हार्मोन्स एंड रिसेप्टर। जितने भी हार्मोन्स है अगर वो चाहते कि वो कोई एक्शन करे तो उसके लिए उनको क्या है, एक रिसेप्टर के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन के लिए भी हमारे पास क्या है, रिसेप्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो याद रखिए जो पैराथॉर्मोन का रिसेप्टर है इट इज प्रेजेंट इन द ऑस्टियोब्लास्ट। सो रिसेप्टर फॉर पीटीएच इज प्रेजेंट इन ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट में रिसेप्टर मौजूद है, किसके लिए, पीटीएच के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर पीटीएच हमारे पास फंक्शन करना चाहता है तो ये पीटीएच जाके उस रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा, ठीक है। कौन से रिसेप्टर के ऊपर, जो ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर है, ठीक है। और जब हमारे पास ये पीटीएच अपने रिसेप्टर पे काम करता है इन द ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इट प्रोड्यूस अ सब्सटेंस नोन एज रैंक लाइगेंड, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, रैंक लाइगेंड प्रोड्यूस करता है। जब ये रैंक लाइगेंड प्रोड्यूस हो जाता है, दिस रैंक लाइगेंड्स मूव टू द ऑस्टियोक्लास्ट, और जब ये ऑस्टियोक्लास्ट के पास आ जाता है इट एक्टिवेट्स ऑस्टियोक्लास्ट फॉर बोन रिजर्प्शन। समझ में आ गई बात, लेट मी रिपीट इट अगेन। जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये बोन के ऊपर, किस सेल के ऊपर काम करता है, ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर काम करता है, पैराथॉर्मोन। व्हाई, बिकॉज द रिसेप्टर फॉर पैराथॉर्मोन इज प्रेजेंट इन द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। जब पैराथॉर्मोन ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर काम करता है इट प्रोड्यूस अ सब्सटेंस नोन एज रैंक लाइगेंड। ये रैंक लाइगेंड जाके हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, और जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाए तो देयर विल बी बोन रिजर्प्शन, ठीक है। अब जो पैराथॉर्मोन है इट कैन नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन ऑस्टियोक्लास्ट बट रादर इट इनडायरेक्टली वर्क ऑन ऑस्टियोक्लास्ट बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। अब देखिए एक हमारे पास कंडीशन है नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस याद रखिए, इस कंडीशन, इस बीमारी के वक्त हम क्या काम करते हैं, हम चाहते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट को डीएक्टिवेट करें, ऑस्टियोक्लास्ट को डीएक्टिवेट करें ताकि बोन्स की रिजर्प्शन ना हो। अब अगर ऑस्टियोक्लास्ट को हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम एक ड्रग देते हैं, उस ड्रग का नाम है लाइगेंड, रैंक लाइगेंड ब्लॉकर, ठीक है। रैंक लाइगेंड ब्लॉकर हम देते हैं। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम चाहते हैं कि हम ऑस्टियोक्लास्ट को क्या करें, इनहिबिट करें, डीएक्टिवेट करें, अनडिफरेंशिएट करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रैंक लाइगेंड को ब्लॉक करेंगे। क्यों, क्योंकि इस रैंक लाइगेंड का काम है कि वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर रहा है। अगर हम रैंक लाइगेंड को ब्लॉक करें तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं होंगे। जब ऑस्टियोक्लास्ट नहीं होंगे तो याद रखिए इस ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करना, इनएक्टिव करना हम किस कंडीशन में करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर करते हैं। तो हम एक ड्रग देते हैं रैंक लाइगेंड ब्लॉकर, और इस ड्रग का नाम है डिनोसुमाब। इस ड्रग का नाम क्या है, डिनोसुमाब। सो डिनोसुमाब ड्रग विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट ब्लॉक रैंक लाइगेंड टू डीएक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। ओके, दूसरा याद रखें, जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट, दी सेल्स दे प्रोड्यूस a substance called osteoprotein, ऑस्टियोप्रोटेग्रेन, शॉर्ट फॉर्म है ओपीजी। याद रखिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल का क्या करता है, ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोटेग्रिन, ठीक है। इस ऑस्टियोप्रोटेग्रिन का काम क्या है,
इट प्रोटेक्ट बोन रिजर्प्शन, ये बोन रिजर्प्शन को प्रोटेक्ट करता है, यानी एक प्रोटेक्टिव काम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजर्प्शन करता है। इस बोन रिजर्प्शन को महफूज करने के लिए, ना होने के लिए हमारे ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, ऑस्टियोप्रोटेग्रीन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन, एक काम क्या करते थे, रैंक लिगैंड प्रोड्यूस करके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते थे। दूसरा, जो हमारे पीटीएच हार्मोन है, पैराथॉर्मोन है, ये इस ऑस्टियोप्रोटेग्रीन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है। अब अगर ऑस्टियोप्रोटेग्रीन इनहिबिट होंगे, अगेन बोन रिजर्प्शन प्रोटेक्ट नहीं होगा, यानी जब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बोन रिजर्प्शन होगा। तो पीटीएच एक्टिवेट्स बोन रिजर्प्शन इनडायरेक्टली बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोप्रोटेग्रीन। ठीक है। और प्रोटेग्रीन जो है ये सब्सटेंस है, प्रोड्यूस करता है ऑस्टियोब्लास्ट, और इसका काम होता है बोन रिजर्प्शन को महफूज करना। एक तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके बोन रिजर्प्शन कराता है, दूसरा ऑस्टियोप्रोटेग्रीन को इनहिबिट करके बोन रिजर्प्शन कराता है। कौन, पैराथॉर्मोन हार्मोन। क्लियर। अब देखिए, ये जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट ये क्या काम करते हैं, याद रखिए, दे डिसॉल्व्स कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स इन द बोन। ये बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल को डिसॉल्व करते हैं, और जब ये डिसॉल्व हो जाए कैल्शियम फॉस्फेट्स, ड्यू टू दिस हमारे पास कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है इन द ब्लड। क्लियर। ऑस्टियोक्लास्ट दे डिसॉल्व कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल इन द बोन। जब ये कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखा था कि जो हमारे पास पैराथॉर्मोन हार्मोन है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो देखिए, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया कि नहीं हुआ, तो याद रखिए, पैराथॉर्मोन ऑलवेज इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। अब देखिए, अगर हम कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करें ऑफ पीटीएच, कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीटीएच ऑलवेज रिमेंबर काज व्हाट, काज बोन रिजर्प्शन। ठीक है। जब हम पीटीएच हार्मोन की कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इट विल काज बोन रिजर्प्शन। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करें बट नॉट कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट करें, इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन of PTH, it works like what, you know, it is to boon formation। ये क्या काम करते हैं, boon formation करते हैं। तो this is a very big difference। ठीक है। again I'm repeating, continuous administration of parathormone will cause bone resorption, लेकिन intermittent administration of parathormone will cause bone formation। clear up to this। अब इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीटीएच की वजह से, याद रखिए, इसको हम यूज करते हैं एज अ ड्रग, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी एज अ ड्रग फॉर्म हम यूज करते हैं, इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीटीएच करते हैं। और द ड्रग है हमारे पास टेरीपेराटाइड। ठीक है। टेरीपेराटाइड ड्रग है, एंड दिस टेरीपेराटाइड ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अगेन ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। सो अगर हम कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, देयर विल बी बोन रिजर्प्शन, लेकिन अगर इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो बोन फॉर्मेशन करेंगे। और इस क्वालिटी की इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम एक ड्रग है टेरीपेराटाइड, इसको इंटरमिटेंट एडमिनिस्टर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बोन फॉर्मेशन हो जाती है, और इस ड्रग को हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर अप टू दिस, वेरी गुड। So remember guys, parathormone works in a bone like this. ठीक है। Now let's come toward the second organ। 3 हार्मोन्स 3 ऑर्गन। फर्स्ट हार्मोन फर्स्ट ऑर्गन पे बात की है, अभी फर्स्ट हार्मोन सेकंड ऑर्गन पे बात करेंगे कि वो हमारे पास सेकंड ऑर्गन पे क्या इफेक्ट करते हैं। सो द सेकंड ऑर्गन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज किडनी। देखते हैं कि पैराथॉर्मोन का जो एक्शन है वो किडनी पे क्या है। ठीक है। किडनी के ऊपर पैराथॉर्मोन हमारे पास क्या काम करता है। अब देखिए, किडनी के अंदर हमारे पास फर्स्ट चीज याद रखिए कि जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है पीटीएच, इट एक्ट्स ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करते हैं, और वहां से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन किडनी, पैराथॉर्मोन एक्ट्स ऑन अ डिस्टल ट्यूब्यूल टू इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर। दूसरा,
जो पीटीएच है ये हमारे पास पीसीटी पे काम करता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करके वहां पर क्या काम करता है पता है? फास्फेट का एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है। यानी हमारे पास बोन से क्या आए थे? कैल्शियम और फास्फेट आया था। ये कैल्शियम और फास्फेट ब्लड में चला गया कहां पे? किडनी में। अब किडनी के अंदर हमारा जो पीटीएच है वो कैल्शियम को वापस रिअब्सॉर्ब करता है और जो फास्फेट है उसको प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर ओवरऑल बात हम करें, ओवरऑल तो ओवरऑल पीटीएच ने क्या काम किया है? पीटीएच ने कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज की है और फॉस्फेट रीएब्सॉर्प्शन डिक्रीज की है। ठीक है, मतलब डिक्रीज किया मतलब एक्सक्रीट किया है। इस वजह से हम पीटीएच को फॉस्फेटोनिन भी कहते हैं। ठीक है, पीटीएच इज आल्सो नोन एज फॉस्फेटिनिन या फॉस्फेट टर्मिनेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, सो इन अ किडनी पेराथ हार्मोन डू व्हाट? एक्ट ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल, कैल्शियम रिअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। पीटीएच पीसीटी पे काम करता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, फास्फेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। ओवरऑल अगर देखी जाए तो अगेन कार्ब जो कैल्शियम रिअब्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज है, फास्फेट रिअब्सॉर्प्शन डिक्रीज है। इस वजह से पेराथ हार्मोन को हम फॉस्फेटोनिन भी कहते हैं, दूसरा नाम, या फॉस्फेट टर्मिनेटिंग हार्मोन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसने फास्फेट को टर्मिनेट किया, खत्म किया है। क्लियर अप टू दिस? नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन व्हिच इज अबाउट द जीआईटी, कि हमारा पेराथ हार्मोन जीआईटी के ऊपर क्या काम करता है। ठीक है, तीसरा ऑर्गन है ना, वन हार्मोन थ्री ऑर्गन्स, बोन, किडनी और थर्ड जीआईटी, कि जीआईटी के ऊपर ये कैसे काम करता है। अब देखिए जीआईटी के अंदर हमारे पास पीटीएच इंक्रीज विटामिन डी लेवल। ठीक है, अगर हम जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो ये जो पेराथ हार्मोन है ये जीआई ट्रैक्ट के अंदर विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज करता है। क्यों करता है भाई? इसका काम है कैल्शियम रिअब्सॉर्प्शन, तो ये विटामिन डी को क्यों इंक्रीज करता है? याद रखिए विटामिन डी जो है इट इज द ओनली वन व्हिच एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, याद रखें जो पेराथ हार्मोन है इट कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, रादर इट डू व्हाट? ये जीआई ट्रैक्ट के अंदर विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज करता है और फिर यही विटामिन डी जाके कैल्शियम रिअब्सॉर्प्शन करता है। और कोई ऐसा एजेंट नहीं है कि जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम को रिअब्सॉर्ब करे, सिर्फ विटामिन डी ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा एजेंट है कि वो जीआई ट्रैक्ट से क्या कर सकता है? कैल्शियम को रिअब्सॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए पेराथ हार्मोन विटामिन डी को इंक्रीज करता है, फिर यही विटामिन डी हमारे पास कैल्शियम के रिअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। क्लियर अप टू दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेराथ हार्मोन। ठीक है, सम जनरल पॉइंट्स कि इसकी एक्शन क्या है, बोन पे क्या एक्शन करता है, किडनी के ऊपर क्या एक्शन करता है एंड जीआई ट्रैक्ट के ऊपर क्या एक्शन करता है। क्लियर? नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, लेट मी क्लियर दिस वन। ओके गाइस, अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि पीटीएच क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए, तो पीटीएच को एक्टिवेट कौन करता है? याद रखें हाइपोकैल्सीमिया। क्योंकि पीटीएच का काम क्या है? पीटीएच का काम है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, तो ये तब एक्टिवेट होगा जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पीटीएच को एक्टिवेट करना किसका काम है? हाइपोकैल्सीमिया का। याद रखिए पीटीएच का इनहिबिट करना किसका काम है? पीटीएच को इनहिबिट करता है हाइपरकैल्सीमिया। कौन करता है? हाइपरकैल्सीमिया। क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करेगा? इसको इनहिबिट करेगा कि और ना प्रोड्यूस, ऑलरेडी कैल्शियम इतना ज्यादा आप और रिअब्सॉर्ब कर रहे हैं। सो हाइपरकैल्सीमिया इनहिबिट पेराथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा फॉर एग्जांपल दिस इज अ चीफ सेल। चीफ सेल, याद रखें चीफ सेल इन द पैराथायराइड प्रोड्यूस व्हाट? पेराथ हार्मोन। पेराथ हार्मोन चीफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, याद रखें इस चीफ सेल के ऊपर हमारे पास एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर का नाम है कैल्शियम सेंसर रिसेप्टर, CASR। ठीक है, CASR इज अ रिसेप्टर व्हिच सेंस व्हाट? कैल्शियम लेवल। सो CASR का फुल फॉर्म क्या है? कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। ये एक ऐसा रिसेप्टर है कि कैल्शियम लेवल को सेंस करता है। देखिए अगर हमारे पास
कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, इंक्रीज कैल्शियम, ठीक है। तो ये इंक्रीज कैल्शियम हमारे पास ये CSR क्या करता है, सेंस करता है। और जब ये सेंस करता है तो इसको ये सेंस में आ जाता है कि कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा है। तो याद रखिए जब बहुत ज्यादा होता है तो इट बिकम इनएक्टिवेटेड, ठीक है। ये खुद को एक्टिवेट नहीं करता, बस क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा है तो ये क्यों एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर ये सेंस करे कि कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या है, डिक्रीज है, तो जब कैल्शियम डिक्रीज होता है तो ये सेंस करता है और इट गेट्स एक्टिवेटेड। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है सो इट इज मींस कि चीफ सेल एक्टिवेट होगा, और जब चीफ सेल एक्टिवेट हो जाए इट विल प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन। It will produce what? A hormone known as parathormone. So याद रखिए कि पैराथॉर्मोन के एक्टिवेशन के लिए क्या होना चाहिए, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को एक्टिवेट होना चाहिए। और वो कब एक्टिवेट होगा, जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, यानी हाइपोकैल्सीमिया होगा। अगर हाइपरकैल्सीमिया होगा सो इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। ओके, अब देखें अगर मैं बोलूं कि इस CSR में, यानी जो CSR है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, अगर इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो याद रखिए जब म्यूटेशन होती है तो इट इज एनेबल टू परफॉर्म एक्चुअल एक्शन। ये फिर अपना एक्चुअल एक्शन नहीं कर सकता जब म्यूटेशन हो जाए। और जब हमारे पास इस CSR में म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से एक डिजीज होती है, एक डिजीज पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। सो म्यूटेशन इन CSR cause a disease known as familial hypocalciuric hypercalcemia. Clear up to this? Very good. So this was all about the first hormone which is known as parathormone. 3 हार्मोन्स 3 मॉडल में पहला हार्मोन हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं टू डिस्कस विटामिन डी कि विटामिन डी का हमारे पास 3 ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, एंड देन फॉरवर्ड वी विल गो फॉर द कैल्सिटोनिन। क्लियर?